स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर नेक्स्ट बेटा, लेक्चर 15। और हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन केसीएल एंड केवीएल। रूल्स आई थिंक सब बच्चों को याद हैं, साइन कन्वेंशंस आप सबको याद होंगे बेटा। चलो देखो, क्वेश्चन हमारे पास ये है, डायग्राम सब बच्चों को दिख रहा है इसके अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास ये आर्म है डी और बी, इस आर्म का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा होता है V इक्वल्स टू आर आई, अगर सेल नहीं है तो, क्योंकि इस पॉइंट B से पॉइंट D के बीच में सिर्फ अकेला एक रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल के लिए इसको करंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको इस आर्म में करंट निकालना है, कितना करंट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जितनी भी सेल लगी हुई हैं, एक ये सेल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी इसका ये 2 पॉइंट हो गए, इसके ये 2 पॉइंट, इसके ये, जितनी भी सेल्स लगी हुई हैं उन सभी सेल्स के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। जो रेजिस्टेंस लिखे हैं 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, ये इन सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। कौन से हैं बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस इन सेल्स के हैं। डायग्राम ऐसे बना रखा है, स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से। अब हम सबसे पहला काम जो करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा? मैंने कहा था लास्ट टाइम, आप करंट कहीं से कहीं मान लेना, आंसर गलत नहीं होते हैं। सिर्फ अगर आपके पास आपने डायरेक्शन गलत ली है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी आपके पास वही चीज़ें रहेंगी। देखो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वाला डायग्राम इसका दोबारा ड्रॉ कर लिया है। माना कि यहाँ से करंट I1 निकलता है, ये सेल G है, यहाँ से करंट I निकलता है। जैसे यहाँ से करंट I जाएगा, इस पॉइंट पे आते ही उसके 2 पाथ हो गए, I2 इधर गया और I1 इधर चला गया। तो ये I1 तो लास्ट तक वहाँ जाएगा, ये I2 इस सेल से होता हुआ, इस सेल से होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ दोनों मिलके वापस बन जाएगा I। और I किसके इक्वल है बेटा? I इक्वल है I1 प्लस I2। ये वापस यहाँ से I आ जाएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना है। करंट स्टार्ट जहाँ से होता है, सर्किट में घुमा के उसको वापस वहीं लाना है। अब देखो, आपके पास 2 लूप ले सकते हो आप लोग। मैंने कहा लूप कैसे भी ले लो, मैंने ये लूप लिए यहाँ से ऐसे ऐसे। इसका मतलब है D से A से B और B से D, D से A से B और B से D। जब बेटा हम D से A जाएंगे तो करंट भी यूँ जा रहा है, तो माइनस का 1 इंटू I2, यानी कि माइनस का I2। लोअर टू हायर पोटेंशियल प्लस का 1, प्लस का 1। यूँ जाएंगे हायर टू लोअर पोटेंशियल माइनस का 2, माइनस का 2। करंट भी आगे है, हम भी आगे, तो 2 इंटू I2, तो 2 इंटू I2। उसके बाद B से जब इधर आओगे तो करंट उधर है, हम इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 इंटू I1, 2 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस बनाना सीखो, उसके बाद सोल्व तो अपने आप हो जाता है बेटा, है ना। अब इस जो आपके पास मैंने इक्वेशन अप्लाई की है, केवीएल अप्लाई किया है, उसको मैंने रीअरेंज कर लिया बस, और कुछ नहीं किया है। इसको रीअरेंज कर लो, I2, I2, I1, I1 टर्म्स, और इन सबको रीअरेंज करके इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, 2I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 1। अब मैं दोबारा से यूजिंग केवीएल इन द क्लोज लूप DBCD मीन्स ये हमारे पास लूप है, D से B, B से C, C से वापस D, यूँ। तो जब D से B जाओगे तो करंट यूँ ही जा रहा है, तो माइनस 2I1। B से इधर बढ़ोगे तो प्लस से माइनस मीन्स हायर टू लोअर पोटेंशियल, माइनस का 1। करंट यूँ ही आ रहा है तो 1 इंटू I, माइनस का आएगा, करंट के साथ साथ है। आगे जाएंगे, ये भी करंट साथ है, तो माइनस 3I, और लोअर टू हायर पोटेंशियल प्लस का 3 वोल्ट, प्लस का 3। फिर दोबारा बोलता हूँ मैं, I1 इंटू 2 विद नेगेटिव साइन। इधर आओगे तो हायर टू लोअर विद माइनस 1 वोल्ट, करंट के साथ साथ माइनस का I,
करंट के साथ साथ माइनस का 3i और लोअर टू हायर पोटेंशियल प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में नेक्स्ट पेज पे लिखी है, ये रही। जब इसको आप बेटा रीअरेंज करोगे तो प्लस 2i1 माइनस 4i माइनस 2 हो जाएगा। i की वैल्यू होती है i1 प्लस i2 एज i इक्वल टू बेटा क्या होता है i1 प्लस i2। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। जब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन रीअरेंज होके ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1। अब जैसे आपने 10th क्लास तक x और y की इक्वेशंस सोल्व की हैं, वैसे इनको सोल्व करने हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। तो मैंने ये ऑपरेशन जो किया है नीचे अप्लाई वो दिखा रखा है, i फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2 प्लस सेकेंड इंटू 3। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड को 3 से और ऐड कर दो। आपके पास यहाँ से i1 की वैल्यू आ जाएगी 5/13। i1 क्या आ जाएगा बेटा 5/13। अब इसकी वैल्यू जब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में या फिर सेकंड में, हमने फर्स्ट में पुट कर दी i1 की वैल्यू। i1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे 2 इंटू 5/13 माइनस 3i2, इसको जब आपने सोल्व किया तो आ गया -1/13। देखो नेगेटिव साइन आ गई ना, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ i2 आपकी गलत है। डायरेक्शन ऑफ i2 आपके पास क्या है बेटा, गलत है। ये आपके पास यहाँ से पता लग गया हमें, ये आपके पास i2 आ गया। और i कितना आएगा, i आएगा i1 प्लस i2 मीन्स 5/13 माइनस 1/13 इक्वल्स टू 4/13। ये i है, ये i2 है, ये i1 है। आपको तीनों करंट पता लग गया। चलो एक बार थोड़ा सा मैं आपको वापस डायग्राम पे ले चलता हूँ। यहाँ से करंट जा रहा है आपके पास, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है 5/13, यहाँ -1/13, यहाँ आपके पास 4/13 है। अब देखो सारे करंट पता लग गया सभी आर्म के, तो पोटेंशियल निकालना आसान हो गया। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 इंटू i1 में 5/13 तो 10/13। इसका पोटेंशियल आ जाएगा बेटा, देखो रेजिस्टेंस तो 2 ओम है, करंट आपका 5/13, तो 5/13 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ये आ गया 13। पोटेंशियल अक्रॉस सेल ई, डायग्राम में आप पीछे देख लेना, जो सेल ई है वो ए और पॉइंट बी के बीच में है। जब आप डायग्राम देखोगे पीछे पेज पे नोट करके अपने पे बेटा, तो देखना सेल ई जो है वो ए और बी के बीच में है। तो उस आर्म में करंट I2 फ्लो कर रहा है। I2 की वैल्यू -1/13 है। अब मैंने आपको बताया था KVL स्ट्रेट लाइन में अप्लाई कैसे करेंगे। स्टार्ट हो यहाँ से VA, इसका पोटेंशियल VA, करंट आगे जा रहा है तो माइनस का साइन 2 इंटू i2 माइनस 2 इंटू i2, लोअर हायर टू लोअर पोटेंशियल माइनस का 2 और इक्वल टू इसका पोटेंशियल VB बेटा। अब VB को इधर ले आओ तो VA ये आके हो गया माइनस का VB, ये दोनों माइनस के थे उधर जाके प्लस के हो गए, तो ये तो प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 इंटू i2 की वैल्यू मैंने साथ रख दी है। i2 की वैल्यू है -1/13, एलसीएम लोगे तो VA माइनस VB आएगा 24/13 वोल्ट। VA माइनस VB इक्वल्स टू 24/13 वोल्ट मीन्स जो सेल C है उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24/13 वोल्ट। अब ऐसे हम बात करते हैं पोटेंशियल अक्रॉस सेल F जो सेल है D और A पॉइंट के बीच में है। मेन डायग्राम जो आप नोटबुक में नोट करोगे तो आपके सामने रहेगा, D और A के बीच में है, D और A के बीच में करंट I2 फ्लो कर रहा है बेटा, तो वही रूल रहेगा पोटेंशियल ऑफ D VD, करंट उधर जा रहा है साथ साथ तो माइनस का 1 इंटू i2 माइनस i2, हायर टू लोअर पोटेंशियल -1 इक्वल्स टू VA। VA को इधर ले आओ, VD माइनस VA, ये वन के प्लस के हो जाएंगे बेटा, 1 प्लस i2 की वैल्यू -1/13, एलसीएम लोगे तो 12/13। ये सेल F के अक्रॉस आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही बाकी तो जो सेल्स हैं उनको आप सोल्व कर लेना, मैं सिर्फ एक कर देता हूँ। पोटेंशियल अक्रॉस सेल G सेल किस किस पॉइंट के बीच में है देख लेना, आप डायग्राम में सब मेंशन कर रखा है मैंने, D और C के बीच में है। इसमें करंट उल्टा आ रहा है तो यहाँ देख सकते हो, यस यहाँ जाओगे तो VD हायर टू लोअर माइनस का 3, करंट इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा 3 इंटू I इक्वल टू VC बेटा इधर आएगा, ये वहाँ जाएंगे, वैल्यूज पुट करोगे, I की है 4/13, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लेना, नेक्स्ट पार्ट बच गया। वैसे एग्जाम में कोई भी एक पूछेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ लिखा है कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को कैसे कैसे सोल्व करेंगे।
देखो ये बातें बेटा बार बार आपको मैंने बताई हैं, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने आएंगे और उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन और भी करेंगे अभी इस पे KVL KCL पे। आई होप कि जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसमें जो बातें समझाई हैं आप सब बच्चे समझ गए होंगे अच्छे से। बेटा क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट ये है, डायग्राम आप सबको दिख रहा है प्रॉपरली। एक बैटरी है 4.5 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 3 ओम, 6 ओम, 10 ओम, एक और बैटरी है 3 वोल्ट की। क्वेश्चन ये है कि जो करंट जहाँ से भी जाएगा, जितनी भी आर्म आपको दिख रही हैं, यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा, आपको सारे करंट बताने हैं। फाइंड करंट इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट, जो भी सर्किट है उसके सभी आर्म में करंट बताना है। ये डायग्राम नीचे ले लिया। सबसे पहला काम अपने हिसाब से करंट अज्यूम करें। लेट यहाँ से करंट आई आता है, ये यूँ जाता हुआ यहाँ से करंट आई निकलेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए। I1 इधर चला गया और I2 ऊपर चला गया। I1 के 2 हिस्से हो गए, I1 यहाँ गया, I2 यहाँ गया। यहाँ से I2 होता हुआ यहाँ से आएगा, I1 बेटा यहाँ से आएगा, वापस यहाँ पे मिलके वापस I बन जाएगा और वापस पहुँच गया। ये तो बात होगी करंट की। अब आपको लूप अप्लाई करनी है, तो एक तो लूप ले लो आप नीचे वाली, मैं नाम डाल रखे हैं ABCDE। एक लूप ऊपर ये ले लो छोटे वाली और एक नीचे वाली। तो मैं पहले ले रहा हूँ लूप AB, एक मिनट बेटा, ABE और वापस A, मीन्स ये नीचे नीचे ये लूप। और जब आप A से आगे जाओगे तो करंट भी यूँ ही जा रहा है और आज आप भी A से भी जा रहे हो, तो माइनस का 3 इंटू आई, ये करंट कितना है I, 3 इंटू आई माइनस का। आगे चलो सीधे निकल जाओ, करंट भी आगे जा रहा है तो -6 इंटू आई, -3i -6i। बेटा आगे आओ, लोअर टू हायर पोटेंशियल प्लस का 4.5, प्लस का 4.5। देखो ये क्वेश्चन लिखिए मैंने, यूजिंग KVL इन द क्लोज लूप ABEA, -3i -6i प्लस 4.5। बेटा i की वैल्यू होती है I1 प्लस I2, मैंने पुट कर दी, तो 3i1 3i2 माइनस यहाँ से कॉमन ले लो क्योंकि ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो तीनों नेगेटिव हो गए तो माइनस हटा दें मैंने, तो प्लस 6i1 और प्लस 4.5। ये 3i1 3i2 6i1 4.5, तो 3i1 6i1 ये आपके पास हो जाएगा 9i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 4.5। बेटा सभी 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने डिवाइड 3 से कर दिया, 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 1.5, नंबर फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही यूजिंग KVL इन द क्लोज लूप BCDEB, जो ऊपर वाला सर्किट था छोटा सा ये वाला, इसमें अप्लाई करता हूँ मैं B से C, C से D, D से E से वापस B। जब B से C कुछ नहीं है, C से जब आगे बढ़ोगे तो करंट I2 साथ जा रहा है तो माइनस का 10i2 हो जाएगा। बेटा करंट उधर जा रहा है तो माइनस का 10i2, हायर टू लोअर माइनस का 3 आ जाओ, इससे हम अपोजिट हैं, करंट यूँ आ रहा है हमें यूँ आना है, तो प्लस 6i1 नंबर नेक्स्ट इक्वेशन, -10i2 -3 प्लस 6i1 इक्वल टू 0। जब इसको रीअरेंज करोगे तो बस ये आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसमें सेकंड को ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करके और उसमें सेकंड को मैंने ऐड कर दिया, कोफिशिएंट्स इक्वल कर लिए मैंने, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से I1 आएगा 1/2 एम्पियर। आप लोग खुद सोल्व करना, मैथमेटिक्स सिंपल आई। I1 कितना 1/2 एम्पियर आ गया बेटा। अब I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो। जब आप I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में इसमें, तो आपके पास ये आ जाएगी 3 इंटू 1/2 प्लस I2 इक्वल टू 1.5। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर वाली आर्म है उसमें करंट जाएगा ही नहीं। करंट टोटल कितना आया था 1/2 एम्पियर, I1 कितना है 1/2 एम्पियर और I2 कितना हो गया 0। कहने का मतलब क्या है कि जो करंट आपका सर्किट में यहाँ से आया था, ये करंट यूँ चला, यूँ गया और यूँ चला गया, ऊपर कोई करंट गया ही नहीं। समझ गए, ऊपर कोई करंट गया ही नहीं, ये ऐसे निकल के ऐसे वापस आ गया। सभी आर्म का करंट पता लग गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बेटा।
एक ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग के लिए है। बच्चों को लगता है कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ओबे हो रहा है। बेटा देखो 5 10 और 10 5, तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस नहीं है। अगर नहीं है तो ये काम ये यहाँ से नहीं हटेगा। अगर ये 5 ये 10, ये 5 ये 10 होता है, या फिर ये 20 भी होता है इधर वाला, तो 1/2 और 1/2 रेशियो बराबर हो जाता है, इसको हम हटा देते। अब ये नहीं हट सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपकी जो हेल्प करने वाला है दैट इज़ KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ये डायग्राम नीचे शिफ्ट कर लिया, वो क्वेश्चन का था, ये आंसर का हो गया। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लग रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। क्लास में होते, बोर्ड पे होते, तो उसी डायग्राम में सारा काम कर देता मैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। एनीवे बेटा यहाँ से करंट आई निकला सेल से, मैंने मान लिया कि सेल लगी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना डायग्राम दे रखा है, ये इतना इतना, ये पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना डायग्राम है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये पॉइंट ए माना है, ये पॉइंट बी माना है। ए और बी के बीच का आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास सेल मैंने अपने हिसाब से मान रखी है। अब देखो एक लूप मैंने ये ले ली, ठीक है, ए बी डी ए, ए बी डी ए, एक लूप एकदम नीचे में ये ए से डी घूमती हुई और वापस। जब आप ए से बी डी ए आओगे, ए से बी जाओगे तो करंट भी साथ साथ जा रहा है, -5 I1, -5 I1। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ आओगे तो -5x, -5x। यहाँ गए तो करंट अपोजिट है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 × I2 = 0। इसको रीअरेंज कर लिया मैंने, ऐसे x निकाल लिया, इसमें करंट कितना आया। अब एक लूप नीचे वाली ले लो, ये वाली इंक्लूडिंग बैटरी, ए से डी, डी से सी, सी से वापस होते हुए आगे। जब ए से आप यहाँ जाओगे तो करंट के साथ साथ -10 I2, -10 I2। आगे बढ़ो भाई, करंट के साथ साथ -5 I2, -5x। इस 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन आगे साथ में। जब यहाँ से आओगे तो लोअर टू हायर प्लस का = 0, ठीक है बेटा। इसमें ई को अलग कर दिया मैंने, यहाँ पे I2 15I2 + 5x = E। x की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब आप इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो इस टाइप से बन जाएगी, 15I2 + 5 × I1 - 2I2, x की वैल्यू है, = E बेटा। जिसको आप सोल्व करोगे तो देखो ये 10 और ये 15, 5 बचेगा, 5I2 बचेगा, 5I1, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, I1 + I2 = E। अब I1 + I2 तो I होता है टोटल करंट होता है। जब सर्किट में करंट डिवाइड हुआ था आपने देखा था कि I1 + I2 = 5I, सॉरी = I, तो यहाँ से I को नीचे भेज दो, 5 = E अपॉन I, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस अपॉन करंट इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब E अपॉन I 5 आया है तो R भी कितना हो जाएगा, 5। इस पॉइंट्स के बीच में जो दोनों पॉइंट है आपके A और B, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। कितना हो गया हमारे पास, 5 ओम। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम KVL अप्लाई करके और सोल्व करते हैं। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन बेटा आपको मैंने कराए हैं किरचॉफ्स रूल पे, वो सब बच्चे समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करना, NCERT में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं NCERT से। NCERT से क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएंगे कितने क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, अप्लाई कैसे कॉन्सेप्ट होंगे हमारे, ठीक है। जो आपका अगला टॉपिक आएगा उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कुछ नाम सुना हुआ लग रहा होगा। जब कैपेसिटर पढ़ाया था आप लोगों को बेटा मैंने, तब भी आपको ये चैप्टर में ये बातें बताई थी कि बैलेंस कंडीशन होती है ना। उसमें कैपेसिटर था, इसमें रेजिस्टेंस आ गया। ये कहता है कि आपके पास, मैं सीधा डायग्राम पे आ जाता हूँ, ये 4 रेजिस्टेंस है PQRS, PQRS। अगर इन चारों को ऐसे अरेंज किया जाए कि बीच में गैल्वेनोमीटर है, एक बैटरी है और एक की है। बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी और एक की। कहता अगर इन चारों को ऐसे अरेंज किया जाए और की को प्रेस करने के बाद
की को प्रेस करने के बाद गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट अगर नहीं आता, इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। समझ गए बेटा, ये दोनों किस पे हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें करंट नहीं आएगा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब इसका इसका और इसका रेशियो बराबर हो, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। इट इज़ द कंडीशंस फॉर द बैलेंस्ड व्हीट ब्रिज। स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखी है, इट स्टेट्स दैट इफ फोर रेजिस्टेंसेज P Q R S are arranged to form a bridge with a key, battery and a galvanometer as shown in figure. On pressing the key, if galvanometer shows no deflection, then bridge is balanced. Statement of the Wheatstone bridge principle. इसका डायग्राम है बेटा, इसकी मैथमेटिकल कंडीशन है। व्हेन आई जी इक्वल टू जीरो मीन्स इस आर्म में अगर करंट नहीं आएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। इसका प्रूफ के लिए मैंने दो लूप ली हैं। एक लूप मैंने यहाँ से ले ली है ये वाली, एक लूप यहाँ से, क्योंकि मैं पेज चेंज करने वाला हूँ तो डायग्राम उस पेज पे रहेगा नहीं आपके सामने। ठीक है, तो आप देख लें मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ से एक लूप ये ली है और एक लूप मैंने ये ले ली है ऐसे उल्टी। यहाँ से यहाँ होते हुए आना है, यहाँ से यहाँ जाना है। KVL अप्लाई करना सब बच्चों को आता है, तो आप लोग KVL अप्लाई कर सकते हो कि हाउ टू अप्लाई KVL। समझ गए। अब KVL अप्लाई करके मैं आपको कुछ हिंट देने वाला नहीं हूँ, मैंने यहीं पे रोक लिया है स्क्रीन को। आप लोग देखते रहें कि कैसे क्या क्या अप्लाई किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था IG इक्वल टू ज़ीरो है, तो जो इक्वेशन आप लिखोगे कंप्लीट लिखो, उसके बाद IG को ज़ीरो करना है। IG को मैंने ज़ीरो कर दिया, इसको इधर ले आया तो नेगेटिव हो गया, ये पहले नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव बचेगा। फर्स्ट इक्वेशन। जब सेकंड लूप में जाओगे तो आपके पास ये बातें आएंगी, IG इक्वल टू ज़ीरो करना है, ये IG ज़ीरो, ये IG ज़ीरो, ये IG ज़ीरो। इसको जब इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास आएगा I1 इंटू क्यू बच गया, यहाँ I2 इंटू एस बच गया। सेकंड, दोनों को डिवाइड कर लो, P अपॉन क्यू इक्वल टू R बाई एस। आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था, ये कंडीशन बेटा आपके पास सेटिस्फाई है, हमने इसका प्रूफ कर लिया है। और कैसे इसका प्रूफ मैंने आपको कैपेसिटर में भी करवाया था। सर्किट कौन कौन से बनते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, वो सारे सर्किट कैपेसिटर में हैं। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि जो सर्किट मैंने वहाँ बनवाए हैं वही सर्किट यहाँ बनने वाले हैं। डिफरेंस इज़ दैट कि इन प्लेस ऑफ कैपेसिटर यू हैव टू यूज रजिस्टर। जो कैपेसिटर वहाँ पे लगा रखे हैं, रेजिस्टेंस लगा दो, सर्किट की टाइप सारी आपके पास वही हो जाएंगी जो उसमें हमने पढ़ी हैं पहले। ठीक है, अब कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस आते हैं ये टॉपिक पे, कि जो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ये जो ब्रिज है ये मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, या बैटरी और की को अगर हम चेंज कर दें आपस में, बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। देखो बेटा, अंडर द बैलेंस कंडीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैलेंस जब हो गया ब्रिज, बैलेंस करने के बाद गैल्वेनोमीटर और बैटरी को चेंज कर दिया मैंने। जो इससे पहले का डायग्राम है आपका डायग्राम, उसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ तो गैल्वेनोमीटर है और यहाँ बैटरी है। अब चेंज हो गए ये, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। कहता है बैलेंस होने के बाद इनको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सब रीडिंग्स वही रहेंगी। क्वेश्चन आता है क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैलेंस एक बार जब हो गया, करंट जीरो है, अब इसको यहाँ रखो या इसको आप यहाँ रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस ही रहेगा। ये बातें मैंने लिखी हुई हैं। अंडर द बैलेंस कंडीशन देयर विल बी नो चेंज ऑन इंटरचेंजिंग गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी विद डायग्राम। अब अगला पॉइंट आता है कि जो ब्रिज है मोस्ट सेंसिटिव, यानी कि सबसे अच्छा काम कब करेगा, जब लगभग चारों की वैल्यू बराबर होगी, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू R इक्वल टू एस। जो आपने चार रेजिस्टेंस लिए हैं, अगर चारों की वैल्यू लगभग बराबर है तो सबसे सेंसिटिव कंडीशन होती है वर्किंग की इसकी। और इसका काम क्या है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है बेटा, उसका काम है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये जो आपका टॉपिक पढ़ा है मैंने आपको अभी, इसके हम लैब में प्रैक्टिकल्स भी करने वाले हैं बेटा। जब हम लैब में जाएंगे तो प्रैक्टिकल्स करेंगे इस टॉपिक की, मीटर ब्रिज पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब वही कि लैब में कब जाएंगे, जब स्कूल खुलेंगे। स्कूल कब खुलेंगे, जब सरकार चाहेगी, है ना।
तो जो लैब वाला पार्ट है आपको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। ये मीटर ब्रिज और इट इज़ कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज, जो ये टॉपिक आपका है जो अभी डिस्कस हमने किया व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। हम इसको लैब में परफॉर्म करने वाले हैं जब भी स्कूल्स खुलेंगे। अब एक बार देखो रफ सा आइडिया है क्या चीज़ ये। एक तो पहला पॉइंट है कि इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेकंड, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। डायग्राम में आ जाऊँ, इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक ही वायर है ए बी, 1 मीटर लॉन्ग वायर है, और जो वायर है दैट वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय। किसका बना है बेटा? ये अलॉय का बना हुआ है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। अलॉय का क्यों बना हुआ है? क्योंकि अलॉय जो होते हैं, पहली बात तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात जो मेन फैक्टर है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, अल्फ़ा। जब आपको रेजिस्टेंस पढ़ाए थे तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया होगा, तब बताया था अल्फ़ा जो है अलॉयज़ के लिए काफ़ी कम होता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में वेरिएशन आने पर अलॉयज़ का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। इसलिए हमने ये वायर जो यूज़ किया है इट इज़ मेड अप ऑफ अलॉय, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाए, जो आपकी जो रीडिंग्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास नहीं आएंगी। तो पहला पार्ट बेटा हो गया, इसके अंदर एक वायर है ए बी, 1 मीटर लॉन्ग है। किस चीज़ का बना हुआ है और क्यों बना हुआ है मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब ये जो दिख रही हैं आपको, ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर स्ट्रिप्स थिक लगी हुई हैं। थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि अगर ये थिन होती तो रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना इनका एरिया कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो वो रेजिस्टेंस इसके साथ ऐड हो जाएगा, और अगेन रीडिंग्स हमारी गलत आएंगी। तो जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं दे आर थिक। थिक क्यों होती हैं? टू मिनिमाइज एंड पॉइंट एरर। टू मिनिमाइज एंड पॉइंट एरर, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है। एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है ऑफ नॉन वैल्यूज़, और एक गैप में वो रेजिस्टेंस लगा है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इट इज़ प्रोवाइडेड विद 2 गैप्स। एक गैप बेटा ये है, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है विद नॉन वैल्यूज़, और इसमें हमने अननोन रेजिस्टेंस, मान लो एक वायर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो लगा रखा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद दोनों एंड्स के बीच में एक बैटरी है, एक रिहोस्टेट है जो रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है, वोल्टेज डिवाइडर्स को बोल सकते हो। एक की लगी हुई है। इस पॉइंट से बीच में से एक वायर से एक गैल्वेनोमीटर, एक जॉकी है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, और जॉकी का काम होता है जहाँ चाहें इस वायर पे कांटेक्ट बना सकते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ जॉकी, जब जॉकी को हम यहाँ से इधर स्लाइड करके जाएंगे बेटा, तो विद द हेल्प ऑफ जॉकी वी विल, यानी कि वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल डिफ्लेक्शन। इसको जॉकी यहाँ रखेंगे, यू घुमा के ले जाएंगे, जहाँ जाके जॉकी में डिफ्लेक्शन, सॉरी इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, इसमें देखते रहेंगे, वहाँ जॉकी को रोक देंगे। इसका मतलब वहाँ पे बैलेंस हो गया। जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, रब नहीं करेंगे, स्लाइड करते रहेंगे, स्लाइड करते रहेंगे इसके ऊपर, और कहाँ रोकेंगे? जहाँ ये करंट दिखाना बंद कर देगा। इट मीन्स ब्रिज आपका बैलेंस है, अब आप अपना काम कर सकते हो। सबसे नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो सबसे पहला काम है कि चेक द कनेक्शंस, कि कनेक्ट ठीक है कि नहीं। कनेक्शंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉकी को एक बार यहाँ टच करते हैं डायरेक्टली, और एक बार यहाँ टच करते हैं। जब जॉकी को आप दोनों अपोजिट कॉर्नर्स पे टच करोगे तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन साइड ही आता रहे बार बार। भाई जो कि आपने यहाँ रखी, डिफ्लेक्शन मान लो इधर चला गया था, तो जो कि आप यहाँ लाओगे डिफ्लेक्शन आपका यहाँ आ जाना चाहिए, ऐसे उल्टा घूम के। ठीक है, वन साइड नहीं होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन आपका अपोजिट में है
तो कनेक्शंस आपके ठीक हैं, यू कैन प्रोसीड द एक्सपेरिमेंट। सर्किट डिटेल्स सारी डायग्राम में दिखा दी मैंने, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन भी है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि जो आपकी ये वायर है इसका रेजिस्टेंस आर नोट है पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? आर नोट। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? आर नोट। अब देखो यहाँ अगर ब्रिज बैलेंस हुआ है एल लेंथ पे, तो ये होगा पी, ये होगा क्यू, आर अपॉन एस। भाई बैलेंस हो गया ना हमारे पास, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? लेंथ एल का 1 सेंटीमीटर का आर नोट है, एल लेंथ का एल इंटू आर नोट हो जाएगा। लेट आर नोट बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर, पी इक्वल टू एल इंटू आर नोट, और क्यू हो गया 100 माइनस एल इंटू आर नोट। बेटा जितनी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब आई जी इक्वल टू यू, तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। पी कितना है? एल अपॉन आर नोट। क्यू कितना है? 100 माइनस एल अपॉन आर नोट। आर नोट से आर नोट क्या हो जाएगा? कैंसिल बेटा। तो यहाँ से एस आप निकाल सकते हो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। एस कितना आ गया? 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। एस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस जो आपको फाइंड करना था, एल इज़ द बैलेंसिंग लेंथ जिस पे डिफ्लेक्शन जीरो हुआ जाके, और आर इज़ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। मीन्स जो आपका नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू आपको पता है वो आर है बेटा। ऐसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं इसके ऊपर, वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ कि जो मीटर ब्रिज होता है ये लगभग कौन सी वैल्यू रेजिस्टेंस फाइंड करने काम आता है। तो बेटा जो मीटर ब्रिज होता है इट इज़ यूज टू फाइंड मॉडरेट वैल्यू, इट इज़ यूज टू फाइंड मॉडरेट वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू, यानी कि ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा। बहुत अधिक रेजिस्टेंस है तब भी ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, बहुत कम है तब भी ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ये बीच की वैल्यूज़ निकालने का काम आता है जिनकी वैल्यू नॉर्मल मॉडरेट होती है, ठीक है। अगला है थिक कॉपर वायर यूज़ क्यों करते हैं, मैं बता चुका हूँ, टू मिनिमाइज एंड पॉइंट एरर। अलो यूज़ क्यों करते हैं, मैं बता चुका हूँ बेटा आप लोगों को, मैंने लिख भी दिया है इसके अंदर। और एक अगला पॉइंट है, इट इज़ एडवाइज टू गेट नल पॉइंट एट मिड पॉइंट ऑफ द वायर दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। भाई वायर है 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का है, तो नल पॉइंट लगभग कहाँ आना चाहिए? 50 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए, तब रीडिंग्स आपकी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। समझ गए भाई? ये था आपका मीटर ब्रिज, और इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज भी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल के हिसाब से भी और थ्योरी के हिसाब से भी। अब मीटर ब्रिज पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल बेटा। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है, मैं स्टेटमेंट आप पढ़ते रहना बाद में, मैं सीधा समझाता हूँ आप लोगों को। देखो ध्यान से, ये आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं आर और एस। पहले केस में जब आर और एस लगा रखे हैं तो नल पॉइंट आता है 60 सेंटीमीटर यहाँ से। कहता है अब क्या किया कि एस के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया 10 ओम का। एस के साथ सीरीज़ में एक और ऐड कर दिया 10 ओम का। अब जो नल पॉइंट है कितने पे आता है? 50 सेंटीमीटर पे आता है। पहले सिर्फ आर एस थे तो 60 पे था, अब एस के साथ 10 ओम का ऐड कर दिया सीरीज़ में तो आपके पास 50 पे आ गया। कहता है आर एस की वैल्यू बतानी है बेटा। तो पहले केस में आर बाई एस इक्वल टू पी बाई क्यू, तो आर बाई एस इक्वल टू 60 अपॉन 40, 60 बाई एल अपॉन 100 माइनस एल। एल कितना है? 60 अपॉन 40 बेटा, 3/2 आ गया। यहाँ से आर आएगा 3/2 इंटू एस, यानी कि 1.5 एस इसको बोल सकते हो आप। यू कैन से इट इज़ इक्वल टू 1.5 एस। ओके, अब सेकंड केस में आ जाओ। ये होता केस नंबर फर्स्ट और ये आ गया केस नंबर सेकंड। अब आर तो आपके पास आर ही है, मैंने आर ही रखा है, लेकिन जो एस था सीरीज़ में ओ जोड़ दिया। सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्ट सम होता है, तो एस था वहाँ पे आ गया एस प्लस 10। आर तो आर है, एस से आ गया एस प्लस 10 इक्वल टू 50/50। यहाँ से आर कितना आ गया? अगर हम सोल्व करें यहाँ से तो ये तो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर इक्वल टू एस प्लस 10, आर इक्वल टू एस प्लस 10। और आर की वैल्यू कितनी? 1.5 एस, तो 1.5 एस इक्वल टू एस प्लस 10। एस को इधर लेके आओगे तो बचेगा 0.5 एस इक्वल टू
10, S20 आ गया यहाँ से। सोल्व कर लोगे आप सब बच्चे? भाई 0.5 1/2 होता है ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो 20 हो गया। अब जब S की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 20 × 1.5 30 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास R और S दोनों की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो भाई, अब क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट ये है कि डायग्राम दे रखा है 100 ओम और X। यहाँ नहीं पता कितना है 100 ओम है, लेंथ है L1 और L2। लेंथ कितनी है L1 और L2। अब कहता है ये कि अगर इस X के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल में लगाते हैं इसको बोलते हैं संट। यू कैन से S इज संटेड विद 100 ओम। संट का मतलब रेजिस्टेंस जोड़ना पैरेलल में। संट का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस जोड़ना पैरेलल में। कहता है जब हमने X के पैरेलल में 100 ओम का लगा दिया तो जो रेशियो था L1/L2 का ये 2 बन गया। पहले केस में आपको L1 L2 दे रखा है, अगले में कहता है अगर S के पैरेलल में एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं तो जो रेशियो ऑफ लेंथ आएगा ये वाला, ये 2 के बराबर हो जाएगा। X की वैल्यू बतानी है भाई। पहले वाला केस क्या कहता है? L1/L2 = 100/X। हम यहाँ से कोई आइडिया नहीं निकाल सकते। अगले वाला क्या कहता है? अगले वाला ये कहता है कि अगर इसके पैरेलल में आपने 100 लगा दिया तो ये तो रहेगा 100 ही, R है तो L1/L2 अब आपके पास क्या आ जाएगा? 100 अपॉन, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों का पैरेलल में क्या आएगा? तो हम पैरेलल बेटा सोल्व करेंगे तो मैं देखो आपको यहाँ बता देता हूँ। R इन पैरेलल होता है R1 R2 R1 + R2 बेटा। तो 100 × X ये रहा अपॉन 100 + X ये रहा ऊपर। ये रेशियो दे रखा है 2 के बराबर इस वाला केस में। इक्वल टू मैंने 2 पुट कर लिया। अब बेटा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल। इसको X को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 100 + X = क्या बच गया? 2X। 100 + X = बच गया 2X। समझ गए? यहाँ से X आ गया 100 ओम। छोटा सा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन के लिए डायग्राम 2 दे दिए, स्टेटमेंट बड़ी सी लिख दी कि पता नहीं क्या ही क्वेश्चन होगा। और इस पर हम एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग। ये डायग्राम दे रखा है, रेजिस्टेंस R1 R2 है। कहता है पहले केस में जो आपके पास नल पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर पे है। कहाँ पे है? 30 सेंटीमीटर पे। अब कहता है अगर R2 को हम संटिड कर दें, देखिए वर्ड आ गया ना संटिड, विद 10 ओम, इसके साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूँ पैरेलल में तो नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया। पहले 30 पे था, 50 चला जाएगा बेटा। ये जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में नल पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे है। कहता है अगर इसके साथ एक रेजिस्टेंस और लगा दूँ पैरेलल में तो नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर आगे चला गया तो 50 बन गया। वही पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। लगा लो कंडीशंस। फर्स्ट केस में क्या आएगा? R1/R2 = 30/70, 3/7। केस सेकंड में R1 तो R1 ही है, R2 के पैरेलल में 10 का जोड़ दिया ना तो R2 × 10 अपॉन R2 + 10 ऊपर चला जाएगा बेटा। ये 50/50 हो गया, क्योंकि 30 + 20 50 और फिर 50 बच गया हमारे पास। अब यहाँ से R1 की जो वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, R1 = आएगा 3/7 × R2। तो इस R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3/7 R2, R2 से R2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से R2 निकल गया 40/30 और R1 फिर पुट करके निकाल लेना। यहाँ पे आपके पास R1 भी आ गया और आपके पास क्या आ गया? R2 भी आ गया। ठीक है भाई, आई थिंक सब बच्चे समझ गए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हुए हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स हैं बेटा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, NCERT की जो बुक है वो उठा लो, साथ साथ जो टॉपिक पढ़ रहे हो साथ साथ वहाँ से क्वेश्चंस कवर करते चलो। ठीक है, रेफरेंस बुक जो आपकी है उसमें से क्वेश्चंस करें, MCQ करें, जो भी डाउट्स है आप मुझे डिस्कस करें। ठीक है, आपका वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होना है, सब्जेक्टिव भी होना है, आपका UT होना मई का। डेट शीट आप लोगों को मिल चुकी है ऑलरेडी पहले ही बेटा, तो अच्छे से उसकी तैयारी करें आप लोग। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मैंने बता रखा है, आप लोग डाउट तो एक बच्चा भी नहीं पूछता, इसका मतलब या तो आप पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, या आपको बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ आता है ये तो बात हजम नहीं होती है, तो एक ही बात बचती है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ लो बेटा, आमना सामना ज़रूर होना है, ये बात भूलना मत आप लोग।
पढ़ना आपको, ये आप पढ़ो या फिर आप बाद में पढ़ो, ठीक है। आपके नोट्स इसको अभी आप प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स आप नोट कर लेना अपने।